हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.3 जिसमें वो कह रहा है कि आप फुल ब्रिज इन्वर्टर PWM ऑपरेट्स फ्रॉम अ 200 वोल्ट DC बस। देखिए बच्चों, फुल ब्रिज इन्वर्टर है लेकिन PWM है, यानी कि जिसमें ड्यूटी साइकिल का जिक्र होता है। ठीक है, डेट्स वाई इसमें वोल्टेज इनपुट तो हमें पता चल गया VS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। आगे वो बात कर रहा है किस चीज़ की, ड्यूटी साइकिल की, जो कि 80% है इसमें। तो D इज इक्वल टू 0.8 होगा, बिकॉज आपको पता है हमने परसेंटेज को हटाना है, तो उसके लिए हम इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे जो कि 0.8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 को 100 से तकसीम कर दूंगा। आगे वो कह रहा था इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग फॉरियर सीरीज एज। आपको पता है ये आपके पास किसकी इक्वेशन है बच्चों, ये आपके पास कॉजी स्केयर वेव की इक्वेशन है जिसे आपको याद रखना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें सोने पे सुहागा, उसने हमें इक्वेशन भी दी हुई है, लेकिन आपको ये याद रखनी है। ठीक है जी, आपके बहुत काम की इक्वेशन है ये। आगे डेटरमाइन करने को वो क्या कहता है, वो कहता है ड्यूटी साइकिल को डेटरमाइन करें, डेट विल टोटली एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक इक्वेशन। थर्ड हार्मोनिक बच्चों, थर्ड का मतलब है यानी कि n की वैल्यू 3। ठीक है, ये हार्मोनिक इक्वेशन होती है, इसके ऑर्डर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये n की वैल्यू से होते हैं। ठीक है, यानी वो कह रहा है ड्यूटी साइकिल की कोई एक ऐसी वैल्यू आपने इसमें फाइंड आउट करनी है जिससे आपकी इक्वेशन एलिमिनेट हो जाए। वो कैसे पता चलेगी, अभी आपके लिए ईजी बनाता हूँ, मसला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। तो चलते हैं जी वक्त की तरफ, जैसे वक्त हमारी तरफ। तो देखो n की वैल्यू 3 पुट करूँगा, ए जूज़ यहाँ से स्टार्ट हो गई है। n की वैल्यू 3 पुट करके पहले मैं थर्ड हार्मोनिक की यार इक्वेशन तो फाइंड आउट करूँगा ना। तो इस साइड पे आ जाएगा, देखो 4VS डिवाइडेड बाय 3 पाई। ठीक है, साइन 3D पाई बाय 2, या 3 पाई बाय 2 साथ में D लिख सकते हो, cos 3 इंटू ओमेगा टी माइनस D पाई बाय 2। अब हम इसको कैसे पता यानी कि कैसे पता चल सकता है हमें कि ये बच्चों एलिमिनेट कहाँ पे होगा। देखो बच्चों, अगर इसमें से कोई एक मल्टीपल जो यानी कि इस इक्वेशन को हमने V3 जो ओमेगा टी है ना, इनको हमने 0 वोल्ट करना है, असल में ये एलिमिनेट का मतलब है। तो इसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर 0 हो जाए, यानी कि जिसके 0 होने से ओवरऑल टर्म 0 हो रही हो, तो लिहाजा वो फैक्टर हम इज इक्वल टू 0 रख के पुट करेंगे। देखें इसमें ये वाला फैक्टर जो है साइन 3D पाई ओवर 2, अगर इसको मैं 0 के बराबर रख देता हूँ तो मुझे बच्चों वो फैक्टर मिल जाएगा, यानी कि वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिनकी मदद से मैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल की वो वैल्यू पुट करूँगा जो इसको 0 कर सकती है। और ये याद आपने रखना है, ड्यूटी साइकिल की हमेशा आपने वैल्यू बच्चों 0 और 1 के सेंटर में लेनी है। ठीक है, दिस इज़ द मेन कंडीशन विच यू हैव टू फॉलो। तो हम इसको इज इक्वल टू 0 रख के पुट करेंगे, क्योंकि एलिमिनेट करना इक्वेशन को, तो हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है इस फैक्टर की जो 0 की इक्वल इसको ले आए ड्यूटी साइकिल को। मेन चीज़ हमारा इसमें ड्यूटी साइकिल है। देखो बच्चों, साइन इधर साइन है, उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे रह गया सिर्फ देखो 3D पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए साइन 0 कहाँ पे होता है, आप ये कैलकुलेटर से पूछ सकते हो। साइन हमेशा कॉस की हॉरिजेंटल लाइन पे 0 होता है, एक्स एक्सिस पे 0 होता है, यानी कि 0 डिग्री पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ये सारे इसी के एंगल्स हैं। तो डेट्स वाई हमारे पास जो आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका मेन कंडीशन कि 3D पाई बाय 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री पे होता है, ये पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, अब देखें जैसे ही इस 3 पाई बाय 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा D, और दूसरी तरफ आ जाएगा 0 से कोई भी बच्चा नंबर मल्टीप्लाई हो तो 0 ही रहता है। अब पाई एक एक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पाई के साथ जैसे ये नंबर उधर जाके उल्टा हो गया ना, यानी कि 2 ऊपर चला गया, बटे में आ गया 3 पाई, ऐसे आ गया। देखो पाई पाई से गया, यानी कि मेरे पास पाई की जगह आ जाएगा 2/3। और देखो यहाँ पे बस इतना फ़र्क है, 2 पाई हो जाना, तो 2 यानी कि 2 बचा होगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4/3। तीसरे में ये होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 2 ज़ार 6, यानी कि 6/3 आया होगा, जो कि बच्चों 2 होता है। 6/3 आपको पता है 2 के बराबर होता है, तो ये 2 आया होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही सो ऑन ये केस चलेगा। अब हमने D की वैल्यू लेनी है बच्चों, वो जो 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है, ना 0 ना 1। देखो बच्चों ये तो 0 है, इसको मैं ले नहीं सकता। अगर D की ये वैल्यू चेक करता हूँ तो ये 0 पॉइंट समथिंग होती है, यानी कि मैं D की ये वैल्यू ले सकता हूँ 2/3। 4/3 मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि आप ये कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, ये 1.33 होता है, 1.33 ही होगा ना,
यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 1 से ऊपर होगा, तो डैट्स वाई इसको मैं नहीं ले सकता। डैट्स वाई ये 2/3 हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो आपने लेनी है यही आपने चूज़ करनी थी और आपने चूज़ कर ली है। ये आपका एक पार्ट यहाँ पे डन हो जाता है। अब बी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। बी पार्ट में देखें वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट वोल्टेज, यानी कि आपने इसको वी नॉट आरएमएस निकाल के देने हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज निकाल के देने हैं ड्यूटी साइकिल, उस ड्यूटी साइकिल की वैल्यू पे जो ए में आपने हासिल की। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखें वी नॉट आरएमएस का बच्चों आप सबको फार्मूला याद होगा, मैंने याद करवाया हुआ है, √d टाइम्स ऑफ वी एस होता है। ठीक है, तो यार अगर ये केस रह भी गया हो मैं आप सबको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी नॉट आरएमएस जो है ना बच्चों, हाफ इन्वर्टर के केस में 0.45 टाइम्स ऑफ वी एस होंगे। ठीक है, फुल इन्वर्टर, सिंपल फुल इन्वर्टर हो तो उसके केस में वी नॉट आरएमएस जो है बच्चों आपके पास से वी एस के एग्जैक्ट बराबर आ जाते हैं। लेकिन जो अपने पास से होता है ना फुल इन्वर्टर PWM, यानी कि उसमें कुछ वैल्यूज़ का अदल बदल होता है, वहाँ पे हमारे पास फिर ड्यूटी साइकिल आ जाता है। तो ड्यूटी साइकिल के केस में कुछ इस तरह से कंडीशन फिर लगती है जो आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। तो देखें ये वैल्यू आ जाएगी √2/3 वी एस का वैल्यू जो कि हमारे पास 200 है, तो इसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो कैलकुलेट चलें कर ही लेते हैं कितनी आती है जी। √2/3 मल्टीप्लाई विद 200, तो ये बच्चों आते हैं 163.3 वोल्ट। ठीक है, ये वी नॉट आरएमएस आ गया। आगे उसने कुछ और भी बोला, उसने बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज भी आप निकाल के दो। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कौन से थे जो हम V1 आरएमएस के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा मैंने इसी फार्मूले से उनको निकाला था, इस फार्मूले से, ये जो हमें दिया गया हुआ है। मैंने n की वैल्यू 1 पुट की थी, तो यहाँ पे आ जाना था, देखो बच्चों यहाँ पे आ जाना था V1 ओमेगा टी इज़ इक्वल टू, ये कहते हो तो यार चले मैं आपको एक साइड पे कहीं इक्वेशन ये इसके लिख के दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जानी थी। V1 ओमेगा टी इज़ इक्वल टू 1n की जगह पुट होना था, यानी आ जाना था 4Vs डिवाइडेड बाय पाई और साथ में साइन d π/2 साथ में cos इंटू ओमेगा टी माइनस dt और d π/2 सॉरी, ये आ जाती है इक्वेशन। अब यहीं से हमने V1 RMS की इक्वेशन बनानी होती है। वो कैसे बनती है देखो बच्चों, काफ़ी सिंपल है कि V1 RMS जब हम निकालते हैं ना तो ये एवरेज वोल्टेज होते हैं। आपको याद होगा V0 एवरेज का हमने फुल वेव जो पढ़ी थी, यानी कि वो जो सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोलर था हमने उसमें पढ़ा था यार, फुल वेव कंट्रोलर नहीं रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था कि वो बराबर होते हैं 0.9 टाइम्स ऑफ वी एस। तो यहाँ पे भी यही होता है 0.9 टाइम्स ऑफ वी एस आता है। लेकिन ये V1 RMS थोड़ा सा यानी यहाँ पे डिफरेंस होता है इन्वर्टर होने की वजह से, तो वो इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। साइन d π/2 भी साथ में आ जाता होता है, साइन d π/2। आपकी बुक में काफ़ी मुश्किल फार्मूला इस तरह से करके लिखा हुआ है, 2√2 डिवाइडेड बाय पाई होता यही है 0.9, लेकिन बच्चों को इतना कंफ्यूज करता है वो कभी याद ही नहीं रख पाते। ये बच्चों फ़र्क है उनमें और मुझ में। मैं ऐसे तरीके लाता हूँ कि बच्चे के जहन में क्वेश्चन का आंसर बैठ जाए, मतलब कि एक लॉजिक के साथ। ठीक है, तो 0.9 मल्टीप्लाई विद 200 साइन डी का वैल्यू जो कि हमारे पास 2/3 है, 2/3 मल्टीप्लाई विद पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से काट जाएगा, यानी π/3 आ रहा है। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है जी, ये सिंपल सी बात है। इसमें 0.9 मल्टीप्लाई विद 200 मल्टीप्लाई विद साइन π/3, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 155.8, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप चलो यार यही लिख लेते हैं 155.89 कह सकते, 9 ही कह सकते हो, डायरेक्ट 9, क्योंकि ये 8 आ रहा है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 ही कह देंगे। ये आपके पास इसका पार्ट डन होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।